अपना विरोध और भी ज्यादा तेज कर दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि एआईसीसी के बाहर भी कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिला था, लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा को कमलनाथ नेतृत्व की याद आई, तो वहीं पूर्व कांग्रेस के नेता ज्ञान चंदानी ने एक बार फिर से दिग्विजय सिंह को कांग्रेस का चाणक्य बता दिया है। तो अब पुराने चुनाव को याद किए जा रहे हैं, राज्यसभा के चुनाव को, जब दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था। और साथ ही विवेक तनखा का भी एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। नरेश ज्ञान चंदानी का पोस्ट वायरल एक बार फिर से हो रहा है। उन्हीं के पोस्ट के बाद कांग्रेस की एकता दिखाई दी थी। कांग्रेस एकजुट होकर कर्नाटक के लिए रवाना हो रहे थे और उन्हीं के पोस्ट के बाद जो है अब एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है एक मजबूत नेतृत्व को लेकर। उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह चाणक्य हैं और अगर उनकी रणनीति के तहत पार्टी आगे बढ़ेगी तो वाकई में बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी पार्टी और कामयाबी हासिल होगी और उनके नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए, ये नरेश ज्ञान चंदानी ने कहा। और ये दो तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं इससे आप समझिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया गया कि ये सुनवाई लायक नहीं है और दूसरी तरफ प्रदर्शन। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ। जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहां पे खड़े होते हैं तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। पिटीशन फाइल की गई थी जिसमें उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के उस फैसले को चैलेंज किया था जिस फैसले में उनका कैंडिडेचर निरस्त किया गया था। आज उस फैसले के विरोध में जो उन्होंने यहां पर रिट पिटीशन दायर की थी उस पर उनके लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने आर्गुमेंट किए, पर ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी पिटीशन ये कहकर डिसमिस कर दी कि 329 में अंडर आर्टिकल 329 देयर इज अ बार और वो इलेक्शन पिटीशन में जा सकते हैं, लेकिन यहां पर कोर्ट में उनकी पिटीशन डिसमिस। वो उनका कहना क्या है, पहले इलेक्शन कमीशन, फिर बाद में हाई कोर्ट, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आओ, ये उनका कहना है। लेकिन ये ऐसा स्पेशल केस है कि आप जितना टाइम दिए उतना ही ये केस को लंबित किया जाएगा। इसीलिए हम ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिलीफ दे। फिर भी उन्होंने जो कहा है उसी तरह से हम हाई कोर्ट जाएंगे और ये तो उनका रिजेक्शन ये इलीगल है, ये मॉरल है, एंटी डेमोक्रेटिक है। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ। जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहां पे खड़े होते हैं तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। वो उनका कहना क्या है, पहले इलेक्शन कमीशन, फिर बाद में हाई कोर्ट, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आओ, ये उनका कहना है। लेकिन ये ऐसा स्पेशल केस है कि आप जितना टाइम दिए उतना ही ये केस को लंबित किया जाएगा। इसीलिए हम ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिलीफ दे। फिर भी उन्होंने जो कहा है उसी तरह से हम हाई कोर्ट जाएंगे और ये तो उनका रिजेक्शन ये इलीगल है, ये मॉरल है, एंटी डेमोक्रेटिक है। देखिए, ये तो पहले से ही विदित था कि कांग्रेस बिना किसी मुद्दे के राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद पैदा करवा रही है। जिस प्रकार से मीनाक्षी नटराजन जी का नॉमिनेशन फॉर्म रद्द हुआ वो पूरा टेक्निकल था। एफिडेविट में उन्होंने जानकारी छुपाई और चुनाव आयोग में ये लिखित है कि आप यदि चुनाव लड़ने वाले हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो आपको एफिडेविट में हर तरह की जानकारी देनी होगी। मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस ने ये जानबूझ के किया क्योंकि उनको मालूम था कि तीसरी सीट पर चुनाव होगा तो भी भाजपा जीतेगी
और कांग्रेस के बड़ी संख्या में विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे। अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने झूठा फॉर्म भरा, फॉर्म में झूठी जानकारी दी और जब फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो ये इस तरह की राजनीतिक स्टंटबाजी की। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी साफ कर दिया है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने एक बार फिर से पार्टी नेतृत्व को नसीहत दी। सोशल मीडिया पर की गई अपने पोस्ट में उन्होंने कांग्रेस से अनुभवी नेताओं को आगे लाने की मांग की। ज्ञानचंदानी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को पार्टी का चाणक्य बताते हुए कहा कि कांग्रेस को उनकी राजनीतिक रणनीति और अनुभव का लाभ लेना चाहिए। उन्होंने अपने पोस्ट में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी टैग किया। गौरतलब है कि नरेश ज्ञानचंदानी पहले भी मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुके हैं और दिग्विजय सिंह को रिपीट करने की उन्होंने सलाह दी थी। एक बार फिर अब उनका पोस्ट ज्यादा चर्चा में आ चुका है और उनके पोस्ट के जरिए ये अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर दिग्विजय सिंह को लेकर क्या है सोच कांग्रेस की। साथ ही तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो एक तरफ मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन के रद्द होने को लेकर कांग्रेस में गुस्सा है, दूसरी तरफ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा कमलनाथ नेतृत्व को फिर से याद करके एक पोस्ट शेयर करते हैं। अपने इस पोस्ट में विवेक तनखा ने लिखा है कि कैसे 10 साल पहले कांग्रेस के पास 53 विधायक होने और बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार के उतारने के बाद भी वो 62 मतों से जीत दर्ज कर राज्यसभा पहुंचे थे। इतना ही नहीं, विवेक तनखा ने यह भी लिखा है कि ये पल कांग्रेस के लिए यादगार था और कमलनाथ के नेतृत्व में मिली कामयाबी उनके सार्वजनिक जीवन के अहम पड़ावों में से एक है। तो अब याद किए जा रहे हैं पुराने दिन और पुरानी जीत याद किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। और विवेक तनखा का ये पोस्ट, नरेश ज्ञानचंदानी का ये पोस्ट और दूसरी तरफ कोर्ट से जो बातें अब सामने आ रही हैं उसको लेकर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सीधे रुक करेंगे हमारे गेस्ट की ओर। सागर कसेरा हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के हैं, अमित चौरसिया हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, कनिका भारद्वाज वकील सुप्रीम कोर्ट की मेरे साथ जुड़ गई हैं। जल्दी से मैं एक रिएक्शन सबसे पहले अमित चौरसिया जी आपसे लेना चाहूंगी। कोर्ट की तरफ से जो बातें सामने आई उस पर आप क्या कहेंगे, पहला। दूसरा, नरेश ज्ञानचंदानी कह रहे हैं कि हमारे पास चाणक्य थे, हमारी राजनीति के हमारे लिए एक रणनीति बनाने वाले एक बड़े चेहरे थे, लेकिन उनका लाभ किसी ने नहीं लिया। दिग्विजय सिंह की बात कर रहे थे नरेश ज्ञानचंदानी। तीसरा, विवेक तनखा ने एक पोस्ट किया है, कमलनाथ की जीत के समय का उन्होंने एक पोस्ट जो है शेयर किया और कहा हमारे पास वोट कम थे, उसके बाद भी हमने इतनी जबरदस्त जीत हासिल की थी एक मजबूत नेतृत्व में। क्या कहेंगे अमित जी? जी देखिए, हार के 1000 कारण खोजे जाते हैं और मैं समझता हूँ वो 1000 कारण कोई ना कोई कहीं ना कहीं बता रहा। भारतीय जनता पार्टी भी उसको कह रही है, लेकिन हम तो कहेंगे कि तुम्हारा शहर, तुम ही कातिल, तुम ही मुद्दे और तुम ही मुंसिफ, और हमें तो यकीन था कसूर हमारा ही निकलेगा। उस फॉर्म का हवाला दिया जा रहा है कि 26A के अंदर जानकारी क्यों नहीं भरी गई। उस फॉर्म में कहीं ये उल्लेख नहीं है कि आपको मिले हुए संबंध या नोटिस का आपको उसके अंदर जिक्र करना है। दूसरी बात, ये आवाज उठाई जा रही है कि डमी कैंडिडेट नहीं डाला गया। आज तक बता दीजिए किसी भी राज्यसभा चुनाव में क्या कहीं कोई डमी कैंडिडेट उतारा जाता है? और सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे जो सवाल खड़े हुए हैं, फूल सिंह बरैया भी ये कह रहे थे हमारी गलती थी कि हमने डमी कैंडिडेट नहीं उतारा। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आज तक कभी किसी राज्यसभा उम्मीदवार में डमी कैंडिडेट उतारा जाता है? भारतीय जनता पार्टी ने 3 प्रत्याशी उतारे, तीसरा कैंडिडेट तो नैतिकता की हार उसी दिन हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की, जब उनके पास में पूरा वोट नहीं था, फिर भी उन्होंने कैंडिडेट उतारा। तो क्या कहीं कोई डमी कैंडिडेट उतरा? वहीं इस देश के अंदर एक देश एक विधान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग इस देश में 2 कानून चलाएंगे। झारखंड के अंदर जो है रिलायंस कंपनी का रिटायर्ड डायरेक्टर जो है 2 बार के राज्यसभा सांसद, उनको पूरी छूट दी जाती है, वापस से शपथ पत्र भरने का समय दिया जाता है तमाम आपत्तियों के बाद भी। और वहीं मध्य प्रदेश में गांधीवादी महिला नेत्री की आप जो है राज्यसभा में जाने से रोक देते हैं। ये सिर्फ राज्यसभा की एक सीट की बात नहीं है। इस देश के अंदर जो जनता विरोधी बिल लोकसभा और राज्यसभा में आएंगे उनको पूर्ण बहुमत से पास कराने का एक घिनौना षड्यंत्र मोदी और अमित शाह की सरकार ने करा है। और मैं कह रहा हूँ देश को जितनी तेजी से ये लोग विनाश की गर्त में धकेल रहे हैं, जिस तरह से प्रजातांत्रिक मूल्यों का दोहन कर रहे हैं और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को लगातार नष्ट करते जा रहे हैं, आने वाले समय में देश के अंदर विस्फोटक परिस्थितियों को जन्म देने वाला है। और ये मोदी सरकार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी आने वाले समय में। जिस तरह से आज राष्ट्रपति महोदय ने 65 निर्वाचित विधायकों को मिलने का समय नहीं दिया, ये क्या बताता है?
फिर सुप्रीम कोर्ट में तो हम कल चाहते थे कि कल उसका ठीक है, निर्णय हो जाए, चलिए क्योंकि ये विशेष बात हो गई मीनाक्षी नटराजन की। चलिए ठीक है, आपने अपनी अब बात कर ली पूरी मीनाक्षी नटराजन को लेकर। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस के ही दिग्गज नेता विवेक तनखा, कांग्रेस के ही नेता रह चुके नरेश ज्ञानचंदानी, वो जो पोस्ट कर रहे हैं, क्या उससे आप ये मान रहे हैं कि एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, उसको छोड़कर पार्टी आगे बढ़ रही है? देखिए, पीड़ा हर किसी का मन में होती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता है थे पहले नरेश ज्ञानचंदानी जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो अपनी बात कह रहे हैं। और जहां तक बात विवेक तनखा जी की, उन्होंने एक स्वर्णिम पल भी बताया, भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताया कि हमारे पास विधायक नहीं थे तो भी हमने उससे ज्यादा विधायकों से राज्यसभा का चुनाव जीता था, और ये राज्यसभा चुनाव भी हम उतनी मजबूती से जीतने जा रहे थे। तमाम हथकंडे लगा दिए गए मोहन सरकार के उसके अंदर, एक विधायक नहीं तोड़ पाए, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर पाए, विधायकों का रनवे पे खड़ा हुआ है चार्टर्ड विमान आपने टेक ऑफ नहीं होने दिया। 2 बजे दिल्ली से अनुमति आने के बाद भी भोपाल टर्मिनल अनुमति देने को तैयार नहीं होता, 4 बजे तक विमान को एयरपोर्ट पर बंधक बना के खड़ा किया जाता है। ये सब क्या है? जब आपके जल्दी से सारे सागर जी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ। ठीक है, बने रहिए अमित जी। सागर जी, एक रिएक्शन जल्दी से। आरोप यह है कांग्रेस का कि बिना मुद्दे के विवाद कांग्रेस खड़ा कर रही है, इस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही थी, इससे पहले इस तरह के बयान आ रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस आरोप यह लगा रही है कि सीट चोरी की जा रही है। आज जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो बीजेपी को लेकर कहा गया कि जब हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो पाया तो फिर इस तरह कैंडिडेट को उतार दिया गया। सागर जी प्लीज अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं एक रिएक्शन जी। हाँ बोलिए बोलिए। जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूंगा कि आपने सही ही कहा कि कांग्रेस बिना मुद्दे का विवाद बनाने का प्रयास कर रही है। और मेरे भाई अमित जी ने अभी फॉर्म 26 का जिक्र करते हुए, उल्लेख करते हुए कहा कि उसके अंदर ये भरना, जानकारी देना आवश्यक नहीं होता। तो मैं पूछना चाहता हूं अमित जी से, क्या वो इसको किसी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का एग्जाम का कोई फॉर्म समझते हैं क्या, तो उसमें नाम पता नहीं भरेंगे तो चल जाएगा? उसके पैरा 4 से 10 तक आय, संपत्ति, देनदारियां, आपराधिक प्रकरण, आय के स्रोत, शैक्षणिक योग्यता जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शपथ पूर्वक घोषित करनी होती है। तो कानून के अनुसार आप चलेंगे नहीं, मटेरियल फैक्ट को छुपाएंगे और फिर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाएंगे। तो ये तो आपकी पुरानी आदत है, और ये पुरानी आदत को पूरा देश समझ चुका है। जब भी फैसला आपके पक्ष में ना आए तो संस्था स्वतंत्र नहीं है, जब फैसला आपके पक्ष में संस्था स्वतंत्र है, खिलाफ आ जाए तो संस्था समझौता कर चुकी है, इस प्रकार की नैरेटिव बनाने का प्रयास कीजिए। आज जब चुनाव आयोग पर आप सवाल लगाएंगे, रिटर्निंग ऑफिसर पर सवाल लगाएंगे, परसों न्यायालय पर भी सवाल उठाते नजर आते हैं। आखिर कांग्रेस किसी संस्था पर भरोसा करती है या नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। और अगर नहीं करती तो माननीय राहुल गांधी जी संविधान की जो पुस्तक लेकर फिरते हैं उसमें क्या है, कभी उसे पढ़कर देखा है? जो चुनाव आयोग आपको आप कॉम्प्रोमाइज बोल देते हैं, आप उसी चुनाव आयोग से न्याय मांगने जब जाते हैं तो आपकी मोरालिटी फिर कहां चली जाती है? आपको यह भी समझना चाहिए कि उसी चुनाव आयोग से शपथ पत्र प्राप्त करके राहुल गांधी जी और अन्य 99 सांसद भी उसी से वहां तक पहुंचे। तो सच्चाई यह है कि लोकतंत्र में संस्थाएं दस्तावेज देख करके निर्णय लेती हैं, भावनाएं देख करके निर्णय नहीं लेती। आज सच ये है कि कांग्रेस में महिला विरोधी कांग्रेस का चेहरा स्पष्ट रूप से सबके सामने आया है। महिला ने ही महिला को छला है, ये सबके सामने। और जब अभी आपकी शिकायतकर्ता ने आकर के खुद ही जवाब दिया, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किस प्रकार से उनके साथ दुराचार हुआ, दुराग्रहपूर्ण व्यवहार हुआ, और मीनाक्षी नटराजन जी भी उसमें कहां शामिल थी, उन्होंने इस बात का पूरी रूप से जिक्र किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दुर्व्यवहार करने वाले नेताओं को पार्टी से निलंबित करने का नाटक किया, लेकिन फिर उन्हें वापस लिया। तो इस प्रकार का विवाद जब आपकी कांग्रेस के अंदर खुद होता रहता है तो कैसे चलता है? और इतना ही नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी जी के साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ था, इसी कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। आपके एक पूर्व प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी के साथ भी ऐसा ही अभद्र व्यवहार हुआ, इसके लिए वो प्रताड़ित हुई। लेकिन इन सबके ऊपर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो प्रश्न ये है कि आप महिला विरोध के खिलाफ एक्शन कब लिए? कभी आप लेते ही नहीं है। तो जब कांग्रेस मूल सवाल से भाग रही है, मूल सवाल क्या है कि आरोप कौन? मूल सवाल यह है कि जिस जानकारी को लेकर विवाद खड़ा हुआ वो उम्मीदवार को क्या मालूम नहीं था? और अगर मालूम नहीं था तो एक बात है, अगर मालूम थी तो उसका उल्लेख उन्होंने वहां क्यों नहीं किया? और जब वो ऑलरेडी तेलंगाना के अंदर उस पर जवाब दे चुकी है तो यहाँ भी जवाब देना चाहिए। सागर जी उस पर लेकिन मीनाक्षी नटराजन का बयान आया, मीनाक्षी नटराजन उस पर ये कह रही हैं कि उसमें पर्टिकुलर कोई कॉलम नहीं था,
कि रिसेंट अगर कोई मामला चल रहा है तो उसमें फिल करने के लिए उसमें कोई कॉलम नहीं था ऐसा, वरना मैं उसमें फिल कर देती। अगर ये बात अब आ रही है सामने तो तब भी मुझे लिखने में क्या आपत्ति थी, ये मीनाक्षी नटराजन कह रही हैं। जब उन्होंने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 11:30 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में, उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी सागर जी। कनिका भारद्वाज भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। कनिका जी, अब सवाल यह है कि क्या ऑप्शन है कांग्रेस के पास, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि यह मामला यहां पर सुनने लायक नहीं है, हाईकोर्ट का रुख करने की बात आई है सामने। अब आगे क्या ऑप्शन, कनिका जी? देखिए, ऑप्शन सिर्फ यही है कि एज पर द लॉ कांग्रेस चले और इलेक्शन पिटिशन फाइल करे हाई कोर्ट में। दिस इज द ओनली रेमेडी जो उनके पास है, और ये पहले भी थी, ये रेमेडी हमेशा से उनके पास थी। एज पर द आरपी एक्ट 45 डेज का टाइम होता है। अगर कोई भी आरओ इनकरेक्ट ऑर्डर पास करता है या फिर इनकरेक्ट तरह से नॉमिनेशन को डिसमिस करता है, तो सबसे पहला जो रिकोर्स है वो होता है इलेक्शन ट्राइब्यूनल को अप्रोच करना, विच इज सेक्शन 100 ऑफ आरपी एक्ट। तो उनको सबसे पहले इलेक्शन पिटिशन फाइल करनी चाहिए थी हाई कोर्ट में। और जिस तरह से अब टाइम पीरियड की बात होगी कि भाई लिमिटेड टाइम पीरियड था, तो उस केस में आप डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रिकोर्स ले सकते थे। तो आपके पास ये दो ऑप्शंस थे, लेकिन उन्होंने चूज किया डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाना। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और 226 में सिर्फ वही व्यक्ति जा सकता है, वही इंडिविजुअल जा सकता है जिसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ हो। कनिका जी, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो ये गए थे, और आपको याद होगा वो तस्वीर भी भोपाल की जो सामने आई थी, एक डेलीगेशन पूरा दिल्ली में भी गया था चुनाव आयोग के पास में, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। तो तभी तो सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने नहीं, ईसीआई से कोई ऑर्डर कभी पास नहीं हुआ। अगर ईसीआई से कोई स्पेसिफिक ऑर्डर होता तो डेफिनेटली उसका रिकोर्स अलग होता, लेकिन सबसे पहला रिकोर्स जो है वो है इलेक्शन पिटिशन फाइल करना हाई कोर्ट में। देखिए, आप डायरेक्टली नीचे से सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते हैं, और हर केस स्पेशल नहीं हो सकता है। और भी ऐसी प्रेसिडेंट्स हैं, जैसे कि मैं एक केस का नाम लूंगी जो सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस का रेफरेंस लिया गया है, पुन्नुस्वामी वर्सेस आरओ, जिसमें साफ कहा गया है कि अगर कोई भी इम्प्रॉपर रिजेक्शन होता है या इनप्रॉपर नॉमिनेशन होता है तो रेमेडी इज नॉट रिट पिटिशन। आप डायरेक्टली रिट पिटिशन में नहीं आ सकते हो, आप इलेक्शन पिटिशन में हाई कोर्ट जाओगे, और यही सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई भी कर दिया है। तो जो रिकोर्स है आप उसी को, ऑब्वियसली आप उसी को लोगे। अभी भी ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई रेमेडी नहीं है या कोई रिकोर्स नहीं है। वो एज पर द लॉ जाए और इलेक्शन पिटिशन फाइल करे हाई कोर्ट में। हाँ, मीनाक्षी नटराजन ये कह रही हैं कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और हम स्वतंत्र हैं और आगे भी हम इसी तरह जाएंगे। ठीक है, जल्दी से, मेरे पास समय की कमी है, एक लास्ट रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी सागर जी आपसे। बीजेपी क्या सोचती है आगे, क्योंकि नेतृत्व की बात हो रही है। अब दिग्विजय सिंह को चाणक्य नरेश ज्ञानचंदानी बता रहे थे, लेकिन उनका लाभ या उनका इस्तेमाल नहीं किया गया पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, दिग्विजय जी जो उनके चाणक्य हैं, उन्होंने मीनाक्षी नटराजन जी को टंचमाल कहकर संबोधित किया था। बहरहाल आपने एक विषय उठाया कि कॉलम वाले विषय पे, तो मैं फिर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने जानकारी उनको थी तो उन्हें छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन ये इनके साथ छल हुआ, और इसके पीछे जो मुख्य कारण है, छल करने वाले जो लोग हैं वो भी कांग्रेस के अपने ही, क्योंकि वो अंदर से जानते थे कि जब क्रॉस वोटिंग इनके विधायक करने वाले हैं तो इनकी पार्टी की हालत बहुत ज्यादा खराब होगी, और इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का कृत्य रचा, इस प्रकार का षड्यंत्र रचा, जिससे मीनाक्षी नटराजन जी की उम्मीदवारी को। देखिए, हमने तो सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से विशेष परिस्थितियों में इंटरफेयर करने के लिए अपील करी थी। ठीक है, उन्होंने हमें हाई कोर्ट कहा है और हम हाई कोर्ट में जाएंगे, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र को पूरी तरीके से लूटा गया, वोट चोरी के बाद सीट चोरी की गई और मध्य प्रदेश की जनता की आवाज का गला घोट दिया गया है, उसको लेकर कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। और आज पूरे देश ने देखा है कि देश की चुनी हुई राष्ट्रपति भी कठपुतली है कि उनको 62 निर्वाचित विधायकों से मिलने तक का उन्होंने समय देने से मना कर दिया। तो ये बता रहा है कि देश में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने पूरे देश में अपनी कठपुतलियां आरएसएस की विचारधारा की बिठा दी है। ठीक है, चलिए देखना होगा अब आगे क्या अगला कदम होता है और उस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।